अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक को तारीख में गुलाम खानदान के बानी के तौर पर जाना जाता है और ख्याल किया जाता है कि इस खानदान का नाम कुतुबुद्दीन से निकला है, जो असल में एक गुलाम था। लेकिन ये भी सच है कि इल्हाक से कबल कुतुबुद्दीन को अपने आका मोहम्मद गौरी से दस्तबरदारी का खत मिला था और वो एक आज़ाद हुक्मरान के तौर पर इल्हाक में आया था। कहा जाता है जब मोहम्मद गौरी का इंतकाल 1206 में हुआ तो इसने अपने बाद कोई मर्द वारिस नहीं छोड़ा। चनाचा मोहम्मद गौरी की ख्वाहिश थी कि कुतुबुद्दीन इसका जानशीन बने और इसका बाकायदा इल्हाक 24 जून 1206 को हुआ। वो दिल और रूह की बहुत सी काबिल तारीफ खुसूसियात के मालिक थे, खुसूसियात से नवाजे गए और इसने अपनी आज़ादी, एहसान और बहादुरी में मशरिक और मगरिब दोनों में अपने एहसान और बहादुरी में अपने हम असरों को पीछे छोड़ दिया। वो सिविल इंतज़ामिया के असूलों से बाखूबी वाकिफ़ थे और वो अस्करी अमवार के माहिर थे। वो एक अजीम जनगोजो और लामहदूद हिम्मत का आदमी थे। वो काबिलियत और मेहनत के सरासर पन से इक़्तिदार और जाहो जलाल के मकाम तक पहुँचे थे। इक़्तिदार में आने से पहले वो अपने आका का इतना वफादार साबित हुआ कि इसे अपने आका की फ़ौज के एक हिस्से का कमांडर मुकर्रर कर दिया गया। इसने अपनी हिंदुस्तानी महमात के दौरान अपने आका की बहुत सी खिदमात अंजाम दी। अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए कुतुबुद्दीन ने अहम शख्सियत के साथ अज़वाजी ताल्लुकात कायम कर लिए। इसने खुद ताजुद्दीन यिल्दिज़ की बेटी से शादी की। इसने अपनी बहन की शादी नासिरुद्दीन कबाचा से की। अल्तमश से इसने अपनी बेटी की शादी की। इक़्तिदार में आने के बाद कुतुबुद्दीन को अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कहा जाता है तर्क अफसरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो सब इसकी ताकत से जलते थे। राजपूत भी एक बहुत बड़ा खतरा थे जिन्हें शिकस्त हुई और तर्कों ने शमाली हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी इनके हाथ से छीन ली। इसलिए वो मुख्तलिफ मकामात पर तर्कों के खिलाफ बरसपेकार थे। दूर दराज के सूबे जिन पर तर्कों ने कब्जा कर लिया था वो कुतुबुद्दीन के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं थे, जैसा कि बंगाल का था। कुतुबुद्दीन ने इन तमाम मुश्किलात का अज़्म के साथ मुकाबला किया। इसने पहले दिल्ली और लाहौर में और फिर लाहौर में अपनी पोजीशन मजबूत की और फिर अक्सर तर्क अमरा को इसकी मातहती कबूल करने पर आमादा किया गया। इसने जिद के साथ यिल्दिज़ की बलादस्ती को कबूल करने से इनकार कर दिया। इसे पंजाब से निकाल दिया गया और वस्ती एशिया की सियासत से अपनी नुमाइंदा मुमलिकत को बचा लिया। इस तरह सफारतकारी और ताकत दोनों से वो दिल्ली सल्तनत की अलहदा और खुद मुख्तार हैसियत को बरकरार रखने में कामयाब हो गया। कुतुबुद्दीन अपनी सल्तनत की तोसी पॉलिसी पर अमल ना कर सके। वो राजपूतों की तरफ भी मुनासिब तवज्जो ना दे सके जो तर्कों से अपने कुछ इलाकों को वापस लेने में कामयाब हो गए। ज़्यादातर वो अपनी आज़ाद हैसियत के दिफा में मसरूफ़ रहे, इसलिए वो ज़्यादातर दिल्ली के बजाय लाहौर में ही रहे। इसे एक आज़ाद हुक्मरान की हैसियत से बहुत कम वक्त मिला और इसी तरह कहा जाता है चौगान घोड़े का पोलो खेलते हुए वो अपने घोड़े से गिर गए और जल्द ही 1210 ईस्वी में इंतकाल कर गए। इन्हें लाहौर में दफन किया गया और इनकी कब्र पर एक सादा यादगार बनाया गया। जी, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि वो कौन थे। इससे पहले मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के टॉम्ब के बारे में एक छोटी सी वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।